नए साल की रात 2017। मैं ओहायो लौट रहा था, क्लीवलैंड के पास, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में अपना सेमेस्टर खत्म करने के बाद। लेकिन उस साल का क्रिसमस अकेले गुजरा। कुछ निजी कारणों से मुझे कॉलेज में एक हफ्ता और रुकना पड़ा था। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मेरा मूड पहले ही खराब था। मैं ब्राउन्स फुटबॉल टीम का बड़ा फैन हूं और उस दिन मेरी टीम ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया। वो सीजन का आखिरी मैच भी हार गए। पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता। एक फैन के तौर पर ऐसी हार दिल तोड़ने वाली होती है। जैसे ये सब काफी नहीं था, मेरी फ्लाइट भी लेट हो गई। इससे हमारे न्यू ईयर ईव प्लान खराब हो गए। मेरे परिवार को मेरे बिना ही बहन के घर की पार्टी में जाना पड़ा। वे मेन कार ले गए और मुझे दूसरी कार दे दी। मम्मी ने मुझसे सहानुभूति जताने के लिए हमारे डॉगी गोल्डन रिट्रीवर वेरा को मेरे साथ छोड़ दिया। रात के करीब 10 बजे जब मेरा उबर मुझे घर छोड़कर गया तो मैं बस जल्दी में था। ना कुछ अनपैक किया, ना आराम किया। सामान उठाया, कार में रखा, घर को लॉक किया और वेरा के साथ अकेले सफर पर निकल पड़ा। ड्राइविंग में कुछ खास नहीं था, सिर्फ खाली ओहायो की बैक रोड्स, वीरान खेत और जंगल के पैच। जमीन पर थोड़ी बर्फ थी, लेकिन उतनी नहीं कि ड्राइविंग में परेशानी हो। और रात, वो तो बिल्कुल काली थी। मेरी हेडलाइट्स और दूर कहीं फार्म हाउस की हल्की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सफर के बीच में वेरा अचानक चिल्लाने लगी। पहले तो मुझे लगा कि उसे सिर्फ मेरी अटेंशन चाहिए, लेकिन फिर वह अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर चलने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ उसे शायद बाहर जाना है। मैं हिचकिचाया, लेकिन अगले साफ जगह पर गाड़ी रोक दी। वो जगह बहुत छोटी थी, बस कार के लायक, लेकिन इसी से काम चलाना था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे समझ आया कि वहां कितना अंधेरा था। अगर जमीन पर थोड़ी बर्फ ना होती तो पेड़ों को भी देख पाना नामुमकिन था। ठंड से बचने के लिए मैंने अपनी जेब में हाथ डाले। वेरा मस्ती में गाड़ी से कूद गई। ठंड या अंधेरा, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने उसे पेड़ों के पास सूंघने दिया, बिना पट्टा लगाए। मुझे भरोसा था कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। और तभी मैंने सुना, जंगल के अंदर कहीं से एक जोरदार आवाज आई। यह सिर्फ किसी टहनी के टूटने की आवाज नहीं थी। यह भारी जानबूझकर की गई आवाज थी, जैसे कोई या कुछ पेड़ों के बीच से गुजर रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे उछल पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कल्पना कीजिए कि कोई बड़ा आदमी जंगल में दौड़ रहा हो। वही आवाज थी। मैंने अंधेरे में देखा, आंखें गड़ा लीं, कोशिश की कुछ दिख जाए, लेकिन पेड़ों की पहली लाइन से आगे कुछ नहीं दिख रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वेरा अचानक दौड़ पड़ी, सीधे जंगल की तरफ। यह ऐसा पल था जो सिर्फ बुरे सपनों में देखने को मिलता है। एक पल वेरा मेरे पास थी और अगले ही पल वह पेड़ों के बीच गायब हो गई। मैंने उसका नाम बार बार पुकारा। मेरी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। मेरी छाती कसने लगी। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों को चीर रही थी। डर ने मुझे घेर लिया। उसे वहां अकेला छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे मैं जंगल के अंदर उसकी तरफ भागा, उसका नाम चिल्लाते हुए। मैं ये सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह किसका पीछा कर रही है। मैं बस दौड़ता रहा। मेरे फोन की कमजोर फ्लैशलाइट मदद तो कर रही थी, लेकिन बहुत कम। मैं लगभग अंधेरे में दौड़ रहा था, जड़ों से टकराते हुए और पेड़ों से भिड़ते हुए। जमीन पर बर्फ की पतली परत ही मुझे पूरी तरह से भटकने से बचा रही थी। मैं तब तक दौड़ा जब तक मेरे फेफड़े जलने नहीं लगे। ठंडी हवा ने मुझे बुरी तरह थका दिया। मैं एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया, हांफते हुए, और मेरा दिमाग डर और चिंता से भर गया। क्या होगा अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया? और तभी मैंने उसे देखा। वेरा झुकी हुई थी, कांप रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच कस कर दबी हुई थी। मैंने उसे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। राहत की लहर ने मुझे घेर लिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मुझसे चिपक गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ था जिसने उसे बहुत बुरी तरह डरा दिया था। मुझे अचानक एहसास हुआ, हम अभी भी जंगल के बीच थे और जो कुछ भी उसे डराया था वह अभी भी वहां था।
मैंने खुद को संभाला और वेरा को पास रहने को कहा। इस बार उसने मेरी बात मानी और वह मेरे साथ ऐसे चिपक गई जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। हम कार की ओर लौटने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। और फिर हमारे पीछे से वही आवाज फिर आई, तेज धमाके, इस बार और भी जोर से और नजदीक। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने सोचा तक नहीं, मैं बस भागने लगा। वेरा मेरे आगे दौड़ी और मैं उसके पीछे। मैंने प्रार्थना की कि मैं किसी चीज से न टकराऊं, लेकिन वो धमाका नहीं रुका। वो हमारा पीछा कर रहा था। हर सेकंड आवाज करीब आ रही थी। मैं पूरी तरह डर गया था। मुझे यकीन था कि मेरी जान जाने वाली है, लेकिन तभी जैसे किसी चमत्कार से वेरा मुझे सीधा कार तक ले गई। मैंने उसे अंदर धकेला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ड्राइवर की सीट पर कूदते हुए मैंने पीछे जंगल की ओर देखा और पूरी तरह सहम गया। वहां पेड़ों के किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं। वे हिले भी नहीं, बस हमें देख रही थीं। मेरा पेट जैसे खाली हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह चाबियां लगाईं और गाड़ी तेजी से भगाई। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, पीछे मुड़कर देखने की भी नहीं। कुछ मील चलने के बाद मैंने देखा कि वेरा के शरीर से खून बह रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, ट्रंक से फर्स्ट एड किट निकाली और दौड़कर उसके पास गया। उसके कंधे के नीचे गहरा कट था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चाकू मारा हो। मैंने जल्दी से उसका घाव साफ किया और उसे पट्टी से लपेट दिया। वह चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यह करना होगा। उस पल पहली बार मैं थोड़ा शांत हुआ। यह सब खत्म हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया, न अपने माता पिता को, न अपने रिश्तेदारों को। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ये वही चीज थी जिसे आप किसी से शेयर नहीं करते। कुछ इतना अजीब, इतना डरावना कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। चलो तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मैं आज भी नहीं भूल पाता, खासकर साल के इस समय के आसपास। ये कुछ साल पहले न्यू ईयर ईव की बात है। मैं अपने माता पिता के घर, जो अपस्टेट पेंसिल्वेनिया में है, नए साल का जश्न मनाने जा रहा था। प्लान सिंपल था, दोपहर के बाद निकलना और समय पर पहुंच जाना। मुझे लंबी ड्राइव्स पसंद है, ये मुझे सोचने का समय देती हैं। तो मैं इस सफर का इंतजार कर रहा था, लेकिन मौसम के इरादे कुछ और ही थे। ड्राइव शुरू करने के करीब 1 घंटे बाद हल्की बर्फबारी शुरू हुई। शुरुआत में बस हल्की फुल्की फुहारें थीं, कुछ चिंता की बात नहीं। दरअसल ये दृश्य काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हालात जल्दी बिगड़ने वाले हैं। बर्फबारी तेज होती गई। जल्दी ही मैं एक भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गया। हाईवे फिसलन भरा हो गया और सामने कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। मेरी छोटी सी उड़ान बर्फीले हालात में संघर्ष कर रही थी और मुझे पता था कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने एक सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकी और अपने माता पिता को जानकारी दी। वे बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिया, हालांकि मुझे खुद भी यकीन नहीं था। मैंने सोचा कि तूफान थम जाएगा, लेकिन बर्फ और बढ़ती गई। 1 घंटे बाद साफ हो गया कि मैं उस रात कहीं नहीं जा सकता। मेरे पिताजी मुझे लेने आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने सोचा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पुलिस को बुलाऊंगा, हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। फिलहाल मैं अपनी गैस बचाने के लिए इंजन को ऑन और ऑफ करता रहा ताकि गर्मी बनी रहे, जबकि बाहर तेज हवा चल रही थी। अकेलापन अब मुझ पर हावी होने लगा था। तभी अचानक पीछे से हेडलाइट्स दिखीं। एक स्नो प्लो मेरी कार के पास आकर रुका। मुझे राहत की सांस मिली। मेरी जान बच गई। ड्राइवर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मोटी जैकेट और ऊनी टोपी में लिपटे हुए। उनका चेहरा मौसम की मार झेल चुका लग रहा था, जैसे उन्होंने कई तूफानों का सामना किया हो। उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उनकी आवाज भारी और थोड़ी डरावनी थी। मैंने अपनी स्थिति बताई और उन्होंने सहमति जताई कि मेरी कार इस मौसम में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे लिफ्ट देने का ऑफर दिया। मैं थोड़ा हिचकिचाया। वो कुछ अजीब लग रहे थे और मैं उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन पूरी रात कार में रहना भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए
मैंने अपना बैग उठाया और स्नोप्लो की गर्म कैब में बैठ गया। हमने सफ़र जारी रखा और मैंने उन्हें अपने माता पिता के घर का रास्ता बताया। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे ठंड और तूफान से दूर आगे बढ़ने की राहत महसूस हो रही थी। उसके बाद शुरुआत में चुप्पी ज़्यादा अजीब नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी मैंने नोटिस किया, हम मेरे माता पिता के घर की तरफ नहीं जा रहे थे। मुझे पता था क्योंकि मेरा जीपीएस उल्टी दिशा दिखा रहा था। शांत रहने की कोशिश करते हुए मैंने उनसे पूछा, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? मैंने आवाज को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मैं सफल नहीं हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरे सवाल पर उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया। बिना मेरी ओर देखे उन्होंने कहा कि हम एक छोटा सा शॉर्टकट ले रहे हैं और बैक रोड्स हाईवे से बेहतर होंगी। मुझे उस इलाके की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए बहस करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके बोलने के अंदाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। हमने थोड़ी देर और ड्राइव की और फिर उन्होंने हाईवे से उतरकर बैक रोड पकड़ ली। जीपीएस अब सही दिशा दिखा रहा था, तो मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मैंने और भी अजीब चीजें नोटिस की। उनके पैरों के पास खाली शराब की बोतलें लुढ़क रही थीं, साइड पॉकेट्स में फटे हुए नक्शे भरे हुए थे, और फिर मैंने देखा सीट्स के बीच में एक चाकू फंसा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि मुझे लगा कि वे भी इसे सुन सकते हैं। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जीपीएस बार बार रिकैलिब्रेट कर रहा था क्योंकि वह एक के बाद एक मोड़ मिस कर रहे थे बिना उसकी ओर देखे। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने देखा दूर एक घर दिखाई दिया। मीलों तक बस वही एक घर था। वो मुझे एकमात्र उम्मीद लग रहा था। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे मैंने गहरी सांस ली, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा ने मुझे झटका दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। जमीन पर गिरा, दर्द से पैर में तेज झटका महसूस हुआ, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। खुद को संभालते हुए मैं घर की तरफ भागने लगा। उस आदमी ने पीछे से कुछ चिल्लाया और जब मैंने पलट कर देखा तो वह ग्लव बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था। शायद बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस दौड़ता रहा, बर्फ पर फिसलते हुए, लेकिन रुका नहीं जब तक कि घर तक नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी और औरत ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। मैं फर्श पर गिर गया, हाँफते हुए उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। उन्होंने सवाल नहीं किए, बस तुरंत पुलिस को बुला लिया। जब तक पुलिस पहुंची स्नोप्लो गायब हो चुका था। उन्होंने इलाके की तलाश का वादा किया, लेकिन तूफान के चलते उसे ढूंढना मुश्किल था। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता के घर पहुंचाया और मेरी कार को भी वहां तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की। मैं उनके लिए बेहद आभारी था। जब मेरे पिताजी को यह सब पता चला तो वह गुस्से से भर गए। तब से मैंने बर्फ में गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं, ये सोचते हुए कि अगर मैंने सही वक्त पर छलांग न लगाई होती तो क्या होता। मैं कभी भी पार्टी करने वाला इंसान नहीं रहा। कॉलेज के दिनों में भी आउटिंग और पार्टी का शौक जल्दी खत्म हो गया था। मुझे हमेशा कुछ करीबी दोस्तों के साथ बैठकर वक्त बिताना और कुछ खास करना ही पसंद था। बस ऐसा ही हूं मैं। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन उत्तर पश्चिमी ओंटारियो के एक छोटे से गांव में बिताए, और ये कहानी कुछ साल पहले की है। मेरे लिए न्यू ईयर ईव का मतलब हमेशा एक ही चीज रहा है, बर्फ में मछली पकड़ना। जब बाकी लोग जश्न मना रहे होते थे, मेरे पापा, उनके भाई, मेरा भाई और पापा के कुछ दोस्त अपनी खास परंपरा निभाते थे। हम अपनी चीजें पैक करते और साल का स्वागत बर्फीली झील पर जाकर करते। माँ का हमारे साथ ज्यादा वास्ता नहीं था और हमारा कोई बड़ा परिवार भी नहीं था, इसलिए यह परंपरा मेरे लिए सब कुछ थी। आज भी पापा के चले जाने के बाद और मेरे भाई के शिकागो में बसने के बावजूद मुझे इस परंपरा को निभाने की एक अजीब सी मजबूरी महसूस होती है।
शायद ये पुरानी यादें हैं या फिर अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका। खुशकिस्मती से मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त नेट और ट्रेवर भी मेरी तरह नेचर लवर्स हैं। सोचिए, ऐसे लोग जो जंगल में खुद को घर जैसा महसूस करते हैं, बस वही हम हैं। हम तीनों ने मिलकर इस नए साल की परंपरा को जिंदा रखने की ठठानी है। उस साल नेट गाड़ी चला रहा था। उसकी ट्रक इस काम के लिए एकदम सही थी। बड़े टायर, 4 पहियों की ताकत और हमारा सारा सामान रखने की जगह। हमने मछली पकड़ने के सभी औजार, चारा, एक छोटी झोंपड़ी और ठंड से बचने के लिए जरूरी सामान पैक कर लिया था। मौसम ने साफ रात का वादा किया था, लेकिन ओंटारियो में मौसम पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होती है। हम हर स्थिति के लिए तैयार थे, या कम से कम हमें ऐसा लगा। हमारा ठिकाना एक दूर दराज की झील थी जो घने पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां सन्नाटा होता था और सर्दियों में बर्फ हमेशा जमी रहती थी। कोई बिना जानकारी के वहां पहुंच ही नहीं सकता था। यही बात उसे खास बनाती थी। जब नेट बर्फीली सड़कों पर ट्रक चला रहा था, हम तीनों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। बर्फ में मछली पकड़ने का एक अलग ही मजा होता है। सुकून और रोमांच का अनोखा मेल। सिर्फ तुम, तुम्हारे दोस्त और अच्छी मछली पकड़ने की उम्मीद। किसी बार में बैठकर बियर पीने से तो ये कहीं बेहतर है। हम जैसे ही ट्रक को रास्ते के पास पार्क करने के लिए रुके, कुछ अजीब दिखा। एक आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने भारी सर्दी के कपड़े पहने हुए थे। वो एक जगह खड़ा था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी नजरें लगातार हमारी ट्रक की तरफ थीं। शुरुआत में लगा शायद वो भी मछुआरा होगा। हो सकता है हमें देख रहा हो, लेकिन फिर मैंने गौर किया। वो अपने फोन की स्क्रीन देखता, फिर हमारी ओर, फोन पर नजर डालता और फिर हमें। ये कोई आम हरकत नहीं लग रही थी। मैंने धीरे से नेट और ड्राइवर से कहा, यार, ये आदमी बड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर वो भी शायद मेरी बात समझ रहे थे। हमने ट्रक से सामान उतारना शुरू ही किया था कि वो आदमी अचानक हमारी तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई पागल हो। मैंने खिड़की नीचे की और उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। कुछ उसकी बातों में से ये समझ आया कि उसका दोस्त बर्फ में गिर गया है और उसे फौरन मदद चाहिए। वो अपना फोन दिखाने लगा और बताया कि उनके तीसरे दोस्त ने अब भी कॉल करके उसे ये खबर दी है। उसकी घबराहट इतनी असली और डरावनी थी कि हम सब उस पल में उसकी बातों पर यकीन कर बैठे। ट्रेवर ट्रक से बाहर कूद गया और बिना कुछ सोचे समझे हम सब उसके पीछे चल पड़े। हमने तो अपनी जैकेट्स तक नहीं उठाई, इतनी जल्दी थी। वो आदमी झील की तरफ भागा जा रहा था और हमें भी दौड़ना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम झील के करीब पहुंचे, कुछ अजीब लगने लगा। वो हमें मछली पकड़ने वाले आम जगहों की तरफ नहीं ले जा रहा था। इसके बजाय वो झील के ऐसे हिस्से की ओर ले जा रहा था जहां बर्फ उतनी मजबूत नहीं होती। मेरा दिल किसी अनहोनी का इशारा देने लगा, लेकिन जब तक मैं कुछ कहता, मैंने उन्हें देखा। झील के किनारे 2 आदमी खड़े थे। न तो उन्होंने मछली पकड़ने का सामान पहना था और न ही वो किसी की मदद के लिए तैयार लग रहे थे। वो बस खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे पैर जम गए। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने बंदूक उठाई और चिल्लाया, रुको वहीं। मेरा दिल जैसे बैठ गया। तब मुझे समझ आया कि यह सब एक जाल था जिसने हमें यहां तक लाया था। उसने पलटकर हमारी तरफ देखा और उसके चेहरे की घबराहट एक शातिर मुस्कान में बदल गई। चाबी निकालो, जो भी तुम्हारे पास है दे दो, दूसरे आदमी ने कहा, बंदूक मेरी तरफ ताने हुए। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। नेट ने अपनी ट्रक की चाबी फेंक दी और हमने अपनी जेबें खाली कर दी। मैंने फोन बचाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, फोन भी। नेट ने झूठ बोल दिया कि उसका फोन ट्रक में है। यह बात उन लोगों को बड़ी मजेदार लगी। मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा जिंदगी में कभी नहीं आया था। मेरी मुट्ठियां कस गईं। काश उनके पास हथियार ना होते। मैं तीनों से भिड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने जो चाहिए था वो ले लिया। फिर उन्होंने हमें बंदूक दिखाते हुए ट्रेल के रास्ते वापस जाने को मजबूर किया। उनमें से एक नेट की ट्रक में बैठकर भाग गया और बाकी 2 जंगल में गायब हो गए। हम वहीं खड़े रह गए, सन्न ठंड से कांपते हुए।
तभी नैट ने अपना फोन निकाला। उसने झूठ बोला था कि फोन ट्रक में है। भगवान का शुक्र है, नैट ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई। तब तक मैं और ट्रेवर ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। नैट गुस्से में पागल हो रहा था, पेड़ों को लात मार रहा था और गालियां दे रहा था। उसे शांत करना नामुमकिन था और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता। पुलिस को पहुंचने में सदियों लग गईं, ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने हमारे बयान लिए और हमें ट्रेवर के घर छोड़ दिया क्योंकि वो सबसे पास था। नैट की ट्रक कभी नहीं मिली और वो लोग भी ऐसे गायब हुए जैसे हवा में घुल गए हों। आज तक हमें यह समझ नहीं आया कि वो सब हुआ कैसे। ट्रेवर का मानना है कि यह सिर्फ बुरा वक्त था। हम गलत लोगों से गलत जगह पर टकरा गए और उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। हो सकता है वो सही हो, लेकिन मैं इस बात को झूठला नहीं सकता कि यह सब अचानक नहीं था। उन्हें कैसे पता था कि हम वहां होंगे? नए साल की रात, बर्फीले जंगल में कौन किसी के आने का इंतजार करता है? इन सवालों के जवाब शायद मुझे कभी ना मिले, लेकिन उस रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। चाहे वो बर्फ में मछली पकड़ना हो, सुनसान रास्ते हों या अनजान लोग, कुछ परंपराएं निभाने लायक नहीं होती,